अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? कैसे हैं आप सब? तो मेरे बेटे, जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमने जो वर्क का टॉपिक है उसको डिस्कस करना है। व्हाट इज़ कॉल्ड वर्क। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की है, तो उसे हम वर्क का नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट मूव्स in the direction of force। ये पॉइंट बहुत अहम है, ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई की जा रही है लेकिन ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है। हालांकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली डायरेक्शन की फोर्स में नहीं है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर हम इसके वेक्टर के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे। जब वेक्टर के कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो मेरा बेटा ये आपके पास आ गया एफ वाई, जिसे हम नाम देते हैं एफ साइन थीटा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जिसे हम नाम देते हैं एफ कॉस थीटा। अब बाय डेफिनेशन देखा जाए तो वर्क की डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है, तो जब फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा तो एफ कॉस थीटा और डी दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमारे पास फिर फोर्स का ये कंपोनेंट आ जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप ऊपर लिखा हुआ है एफ वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो मेरे बेटा हो गया हमारे पास। और वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव अ स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या एफ साइन थीटा बी हो सकता है एफ डी साइन थीटा? जी, एफ डी साइन थीटा भी हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि कोस थीटा तब इस्तेमाल किया जाएगा जब आप ये बात करते हैं मेरा बेटा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल हो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल हो तो हम कॉस थीटा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई रेफरेंस एंगल गिवन है, इसको हम रेफरेंस एंगल कहेंगे। अगर कोई रेफरेंस एंगल गिवन है तो फिर मेरा बेटा हम इसको ये बात नहीं कह सकते कि यहाँ पे कॉस थीटा इस्तेमाल किया जाएगा। एंगल को हमेशा प्रोजेक्शन ड्रॉ करके क्लोज करते हैं। तो ये मेरे बच्चे आपके पास इस वक्त ये तो आ जाएगा एफ साइन थीटा, और ये हमारे पास आ गया एफ कॉस थीटा। अब अगर आप गौर करें तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का ये कंपोनेंट आ रहा है, तो यहां पे फिर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एफ साइन थीटा डी। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप यहां पे क्रॉस लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिहाज से हम बात करेंगे कि एफ साइन थीटा डी कंपोनेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहां पे रेफरेंस एंगल गिवन है। सपोज अगर आप कॉस थीटा ही यूज करना चाहते हैं, कि आप ये यूज करना चाहते हैं कि एफ डी कॉस थीटा एंगल ही आप यूज करें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पे फिर एंगल लें। लाइक अगर यहाँ पे एंगल आपके पास थीटा है तो मेरे बेटे यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। सपोज अगर आपके पास यहाँ पे एंगल 30 डिग्री आ जाता है, सो फिर अगर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे फिर एंगल मेरा बेटा आपके पास 60 डिग्री होगा। 90 माइनस थीटा विल बी 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे फिर कॉस 60 डिग्री यूज करेंगे। अब अगर आप यहाँ से गौर करें तो आपके सामने जो चीज वाज़ेह हो रही है कि वर्क का ज्यादातर डिपेंडेंस कॉस थीटा पर भी है, कॉस थीटा पर भी है। तो मेरे बेटे अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हम यहाँ पे थीटा 0 डिग्री पुट करते हैं और कोस 0 डिग्री आंसर आपको देता है मेरा बेटा 1 देता है। इसी तरह मेरे बच्चे अगर हम बात करें, अगर आपके पास यहाँ पे एंगल कुछ इस तरह से बन रहा हो, लाइक 60 डिग्री एंगल आ रहा हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो कॉस 60 डिग्री आपको 1/2 आंसर देगा। इसी तरह मेरा बेटा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री आ रहा हो तो वर्क आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री का आंसर आपके पास मेरा बेटा 0 आता है। सो
ये था मेरा बेटा हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ कॉस के लिहाज से हम कैसे बता सकते हैं कि अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू में अगर मैं ये यूज कर लूँ कि अगर आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, या फोर्स इस डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, जैसे कि आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ उठाते हो और दोबारा उसको वापस रख देते हो, तो मेरा बेटा उसको रखने वाली जो फोर्स है, उठाकर रखने वाली फोर्स, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 आ रहा होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 आ रहा होता है, और जब एंगल 180 पुट करते हैं तो cos 180 -1 आता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज वाज़ेह नजर आ रही है कि आपके पास cos की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है और cos की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है। इसका मतलब है अगर मैं नेचर ऑफ वर्क की बात करूं, नेचर ऑफ वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि मेरा बेटा अगर बात की जाए कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो डेफिनेटली मेरा बेटा आपके पास जो इस वक्त वर्क आएगा वो पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करें, तो एंगल आपके पास मेरा बेटा 0 डिग्री आएगा। इसी तरह इसके एग्जाम्पल में किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हो या उसको पुल करते हो तो दोनों ऑब्जेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में होते हैं। सिमिलरली जब एक गाड़ी स्पीड अप हो रही होती है, डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा होता है। एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है मेरा बेटा, उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो वर्क इंक्रीज कर रही है। एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास एनर्जी में, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तो यही चीज बताता है कि जब भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है तो समझ लें कि आपके पास वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और अगर काइनेटिक एनर्जी में आपके पास डिक्रीज आ रहा है तो समझ लें मेरा बेटा आपके पास जो वर्क की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। इसी तरह गाड़ी जब स्पीड अप होती है तो उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रही, तो हम कहेंगे जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा। लॉन रोलर जैसे कि घास काटने वाली मशीन है, उसके बाद मेरा बेटा स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग और कंप्रेसिंग, स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हुए जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तब भी आपके पास जो वर्क की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। इसी तरह मेरा बेटा दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जब अट्रैक्शन की फोर्स होती है उसकी वजह से भी जो वर्क आता है वो भी मेरा बेटा आपके पास पॉजिटिव आता है। अब मेरा बेटे नेगेटिव वर्क की बात करते हैं, तो नेगेटिव वर्क में अगर देखा जाए, हाँ सबसे पहले तो मैं आपको ये रेंज बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंज लिखी कि वर्क की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, एंगल अगर 0 और 0 से बड़ा होता है, 90 और 90 से छोटा आ जाए। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जब आप रेफरेंस एंगल की बात करते हो 0 से स्टार्ट होते हो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव है, आगे जैसे जैसे 90 की तरफ जाते हो तो 89 पे जाके 89.9 भी कह सकते हैं कि वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन जैसे ही 90 पे जाएगा तो वर्क की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम है, मैक्सिमम से आप मिनिमम की तरफ जा रहे हो, 0 जाएगी, इसके बाद नेगेटिव वर्क आएगा, लेकिन इसलिए हमने लिखा 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा, जो भी आपके पास थीटा एंगल है वो या तो 0 के इक्वल हो या 0 से ग्रेटर हो, 90 के इक्वल हो या 90 से छोटा हो, तो आपके पास वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी। अब मेरे बच्चे अगर हम नेगेटिव वर्क की बात करें तो नेगेटिव वर्क में ये है कि अगर जैसे कि अभी हमने एग्जांपल की कि उठा के रखने वाले रखने, अब जैसे मैंने एक बॉल पेन को ऊपर की तरफ उठाया और उठा के दोबारा वापस रख दिया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की तरफ उठाया और दोबारा ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ भी जा रहा है, तो इन दोनों के दरमियान इस वक्त एंगल आपके पास जो है वो 180 आएगा। अब देखिए मेरा बेटा, अगर आप इसी तरह रेफरेंस लाइन में 90 से अबव जैसे जाते हैं एंगल नेगेटिव हो जाता है और 180 पे जाके तो -1 होता है, तो 90 से 180, 90 से अबव और 180 से के इक्वल और 180 के से लेस देन वैल्यू में जो एंगल की वैल्यू आएगी मेरा बेटा वो आपके पास नेगेटिव आएगी। जैसे कि लिखा हुआ है लिफ्टिंग वर्क डन बाय जी, जब आप किसी चीज को ऊपर की तरफ उठा रहे होते हो, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो लेकिन ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, तो उस वक्त भी वर्क की वैल्यू जो है मेरा बेटा आपके पास क्या ली जाती है, नेगेटिव। और स्लोइंग डाउन अकर, जब आप गाड़ी को स्लो कर रहे होते हो उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, तो वर्क की वैल्यू मेरा बेटा फिर यहाँ पे नेगेटिव ली जाएगी। उसके बाद मेरा बेटा बात की जाती है वर्क डन बाय
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब फ्रिक्शन जो हमेशा एक्सेलरेशन कम करेगी, एक्सेलरेशन के कम होने से वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी के कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी के कम होने से वर्क की वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव आएगी। इसी तरह रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जैसे कि जब आप अट्रैक्शन की बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेकिन जैसे ही ऑपोजिट की बात करें, रिपल्शन की बात करें, तो वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे भी जो वर्क है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इस 2 पॉइंट्स के दरमियान तो मेरा बेटे हमने ये बात की कि कौन कौन से केसेस में वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क की नेचर क्या है, पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं या नेगेटिव वर्क किसे कहते हैं। अब मेरा बेटा हम बात करेंगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कौन कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स है और उससे वर्क की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। सो मेरी जान, अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले तो मेरे बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स कैसे कहते किसे हैं। वो फोर्स जो आपके किए हुए काम को स्टोर कर दे, वो फोर्स जो आपके किए हुए काम को स्टोर कर दे, उस फोर्स को मेरा बेटा हम कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हैं। और एक बहुत सी मशहूर डेफिनेशन ये है कि ऐसी फोर्स जिसमें वर्क डन इन अ क्लोज पाथ आपके पास जीरो आए, उस फोर्स को मेरा बेटा हम कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हैं। आपके बुक में ग्रेविटी की फोर्स है, लेकिन हम यहाँ पे कंजर्वेटिव 3 फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटी की फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलास्टिक फोर्स। जैसे कि मेरे बेटे आप सबको पता है कि अगर आपने ए से बी जाना हो तो आपके पास वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड। तो वो पाथ जिसको फॉलो करते हुए आप ए से बी पे जाते हो, वर्क उस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे ये पाथ हो, ये पाथ हो, चाहे ये पाथ हो, किसी भी पाथ पे आप ट्रेवल करें वर्क की वैल्यू आपके पास सेम आएगी। लेकिन अगर वर्क डिपेंड करता है तो वो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो हाइट है उस पर डिपेंड करता है। तो पहली बात तो ये मेरे बेटे, जब हाइट की बात करते हैं तो फोर्स मेरा बेटा यहाँ पे वेट के इक्वल आ गई, और वेट आपके पास mg होता है। और अगर हाइट की बात एच, एक चीज आपने याद रखनी कि जब भी आपने हाइट मेजर करनी होगी तो रेफरेंस हमेशा आपका ग्राउंड होना चाहिए। ये बात आप कहीं भी किसी भी जगह पे लिख सकते हैं कि जब भी आपने हाइट मेजर करनी है तो ग्राउंड से मेजर करनी है। जैसे यहाँ पे सपोज मेरे पास अगर हाइट h1 है और यहाँ पे हाइट h2 है, या ये h1 है ये h2, तो दोनों का डिफरेंस ले लिया मैंने h1 माइनस h2। अब यहाँ पे मेरे बेटे आपको डिफरेंट बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। एक बड़ी मशहूर एग्जांपल ये भी है कि सपोज एक ड्रॉपलेट जमीन की तरफ आ रहा है, तो उसका जो वर्क है वो किसके इक्वल होगा। जब भी कोई चीज वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड आ रही हो तो मेरे बेटे आपने वर्क इज इक्वल टू mgh लिखना है। h आपके पास बिल्कुल वर्टिकल हाइट होगी अलोंग द y एक्सिस। अब मेरे बच्चे ये इसका वर्क तो सिंपली w इज इक्वल टू mgh आ जाएगा। अब हम डिफरेंट केसेस की बात करते हैं कि वर्क कब पॉजिटिव होगा, वर्क कब नेगेटिव होगा और किस केसेस में। अगर मेरे बेटे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो प्रीवियसली भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि इसका जो वर्क होगा वो आपके पास मेरा बेटा पॉजिटिव होगा। वर्क क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, लाइक अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि आपने पानी की एक बकेट उठाई और आप सीधा चल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान इस केस में एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क की वैल्यू है वो आपके पास मेरा बेटा 0 आएगी। इसके अलावा मेरे बच्चे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है और उस फोर्स की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा 20 न्यूटन है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया
वो 5 मीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जनाब वर्क की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे बेटे एफ डी कॉस थीटा, कॉस तो जीरो आएगा क्योंकि दोनों में, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 आप लिख देंगे जी, इसका जॉल जो वर्क आ गया वो 100 जॉल आ गया। बट यहाँ से कहानी को थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए वेट ड्यू टू, जो वर्क है वो ड्यू टू वेट क्या होगा। अब वेट की डायरेक्शन तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो अब अगर देखें इनके दरमियान एंगल आपके पास मेरा बेटा 90 डिग्री आ रहा है, एंड वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटी कौन सी फोर्स है मेरा बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से इसमें वर्क की वैल्यू आपके पास एफ डी कॉस 90 डिग्री जब आप पुट करेंगे तो वर्क आपके पास मेरा बेटा जीरो आ जाएगा। ये चीज भी मेरे बेटे आपके सामने क्लियर होगी। अब मेरा बेटा एक और चीज आप, अगर आपके पास वर्क डन इन अ क्लोज पाथ आ जाए, जैसे कि ये ए बी सी डी, ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करता है, और अगर आप ये कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव किया, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो यहां तो वर्क की वैल्यू होगी जीरो, यहां पे भी वर्क की वैल्यू हो जाएगी जीरो। सपोज यहां पे उसके जो वर्क की वैल्यू हो माइनस एम जी एच है ऊपर जाते हुए, और डाउनवर्ड आते हुए अगर उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है एम जी एच। अब भी अगर आप इन चारों पॉइंट्स का वर्क कैलकुलेट करें, जीरो प्लस इंटू माइनस एम जी एच प्लस जीरो प्लस एम जी एच, तो आपके पास आंसर मेरा बेटा क्या आएगा, जीरो। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, या वर्क डन इन अ क्लोज पाथ अगर आपके पास जीरो आ जाए तो मेरा बेटा वहां पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। मेरे बच्चे एक और चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क हो रहा होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, देखो एक चीज, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जैसे कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाओ, उसमें वर्क स्टोर हो गया। अब कंजर्वेटिव फोर्स जिसकी वजह से वर्क स्टोर हो जाए, अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ वापस खींचेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक या इलास्टिक फोर्स, इनकी वजह से जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो वहां पे आपके पास डिक्रीज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में। ये की पॉइंट मेरा बेटा आपने अपने पास याद रखना है। उसके अलावा मेरे बेटे हमने ये कहा था कि अगर आप किसी चीज को उठाकर दोबारा फिर वापस रख देते हैं तो उठाकर दोबारा वापस रखने में जो वर्क की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। कि अगर मेरे बेटे आपके पास फोर्स की डायरेक्शन ये है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों की डायरेक्शन मेरा बेटा ऑपोजिट होगी तो एंगल 180 आएगा, और एंगल 180 की वजह से वर्क की वैल्यू मेरा बेटा नेगेटिव आएगी। ये मेरे बच्चे हम जो आपके पास नेचर ऑफ वर्क है उसमें भी ये बात पढ़ चुके हैं। अब मेरे बेटे जो दूसरी फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स में वर्क कैलकुलेट करने के लिए क्यू डेल वी आपको दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, चेंज इन पोटेंशियल पता होना चाहिए। सपोज लेकिन अगर 100 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे आप डेल वी 100 वोल्ट लिख देंगे। लेकिन अगर आपको ये कहा जाता है जनाब आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक 70 पे है दूसरा 50 पे है, तो फिर आप ज़्यादा में से कम की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 70 माइनस 50, तो आपके पास ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे इसका वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेरा बेटा इलास्टिक फोर्स पे। इलास्टिक फोर्स के कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने वर्क का फॉर्मूला मेरा बेटा पढ़ा होगा कि जी वर्क इक्वल होता है 1/2 एफ इंटू एल या डेल्टा एल लिखा जाता है। एक्सटेंशन की बात करते हैं। सपोज मैं ये बात करता हूँ कि अगर ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम है, आपने इसको जब स्ट्रेच किया तो अपनी इनिशियल पोजीशन या मीन पोजीशन ये 0 पे था। जब आपने इसको स्ट्रेच किया ये दूसरी पोजीशन x2 पे चला गया। तो अब अगर आपके पास आप देखें इन दोनों के दरमियान वर्क की वैल्यू, तो वर्क आपको अगेन में शुरू में कहा था कि आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल होता है, तो मैंने लिख दिया W इज इक्वल 1/2 के यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग है x²। अब x1 की वैल्यू अगर मेरा बेटा मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो सिंपली फॉर्मूला जो बचेगा मेरे पास वो आएगा 1/2 के x2 का स्क्वायर। एक चीज आपने ये याद रखनी है कि जब मेरे बेटे आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस आए तो इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेकर
लेकर आपने इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये कभी नहीं करना कि x2 में से x1 निकाल के बाद में उसका स्क्वायर लें, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब मेरे बेटे अगर आपके पास जब आपने इसको स्ट्रेच किया और उस वक्त दो तरह की अगर आपके पास स्प्रिंग हो और इन दोनों में आपने वर्क की वैल्यू कंपैरिजन करनी हो, अगर आपके पास एक्सटेंशन सेम है, अगर आपके पास एक्सटेंशन की वैल्यू सेम है, अगर एक्सटेंशन सेम है तो आप वर्क टर्म और वर्क वन का जब कंपैरिजन करेंगे वो किसके को लाएगा, k2 ओवर k1, क्योंकि x स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू सेम है और 1/2 और 1/2 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मेरा बेटा तब यूज किया जाता है जब आपके पास जो वर्क की जो एक्सटेंशन की वैल्यू है वो सेम आ जाए। उसके बाद मेरा बेटा एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन है जो ब्रिक्स का क्वेश्चन है, ईंटों का, जो उसके बारे में बार बार पूछा भी जाता है, न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। आपकी बुक में भी एक न्यूमेरिकल है, लेकिन उसके लिए आपको क्या दिया जाता है, आपको एक ब्रिक का जो मैस है वो गिवन होता है। उसके अलावा आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g, जो कि आपको पता होनी चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये भी आपको पता है मेरे बच्चे। उसके बाद आपको हाइट ऑफ ईच ब्रिक, मतलब हाइट ऑफ ब्रिक की कितनी हाइट है ये आपको बताई गई होती है, और आपको कहा जाता है कि यहाँ पे आप मेरा बेटा वर्क कैलकुलेट करें। सपोज वी हैव 4 ब्रिक्स, हमारे पास 4 ईंटें हैं और इनकी वजह से हमें वर्क की टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मेरे बेटे ग्राउंड लेवल पे जो पहली ईंट पड़ी हुई है वो बिल्कुल मेरा बेटा उसका जो वर्क होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पड़ी, उस पर आपको किसी किस्म का कोई वर्क कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहली ईंट पड़ी हुई है उसकी वजह से जो वर्क की वैल्यू होगी वो 0 होगी, आपको कोई इसके ऊपर किसी किस्म का वर्क नहीं करना पड़ा। उसके बाद मेरा बेटा एक दूसरी ईंट आ गई, उसके बाद मेरे बेटे तीसरी ईंट आ गई और उसके बाद आपके पास आ गई 4 ईंटें। अब मेरे बच्चे आपने जो उसका वर्क कैलकुलेट करना है, मैंने आपको बताया था जब भी अलोंग द वाई एक्सिस आपके पास वर्क आएगा तो वो mgh के को लाएगा। तो W1 तो आ गया मेरा बेटा 0 mgh, दैट इज वर्क 0 आ गया। W2 आपके पास आ जाएगा mg इंटू 1h, हाइट 1 की बात करेंगे। W3 आपके पास आ जाएगा mg इंटू 2h, दूसरी इंट की बात कर रहे हैं, और W4 फोर्थ की वजह से जो आएगा mg इंटू 3h। अब मेरा बेटा अगर आप इसका टोटल कैलकुलेट करें तो टोटल आपके पास आएगा mg तो सब में कॉमन आ गया, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। अब मेरा बेटा 3 प्लस 3 तो आ जाएगा 6 mgh। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम एंट्री टेस्ट में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि हम अलग-अलग से इसके लिए फार्मूला ड्राइव करें, तो आपके पास आंसर m6 mgh है। तो इसके लिए मेरा बेटा आपने जो शॉर्ट ट्रिक याद रखना है वो क्या है कि अगर आपके पास ब्रिक वाला क्वेश्चन आ जाता है और आपने वर्क कैलकुलेट करना हो तो आपके पास वर्क कैलकुलेट करने के लिए टोटल वर्क कैलकुलेट करने का जो शॉर्ट है वो ये है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू mgh, n इंटू n माइनस 1। एंड व्हाट इज n? n आपके पास है मेरा बेटा नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब देख लेते हैं, हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या इसमें भी ये वैलिड होता है कि नहीं, क्या इसका आंसर 6 mgh आता है कि नहीं आता। मेरे बेटे नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके पास यहाँ पे 4 है, तो n की जगह पे मैंने 4 रखा, फिर आया 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू mgh। अब मेरे बेटे देखिए 4 इंटू 4 माइनस 1 तो क्या होता है 3, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 mgh। 4 इंटू 3 क्या होता है मेरा बेटा 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ गया मेरे बच्चे 6 mgh। इस तरह के शॉर्टकट से आप बड़े इजीली जो ब्रिक वाले क्वेश्चन है, ईंटों वाले जो क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मेरा बेटा हम बात करेंगे कि जीरो वर्क किन किन केसेस में होता है। सो मेरा बेटा अब हमने ये देखना है कि जीरो वर्क की वैल्यू 0 0 कब होती है। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा अगर आपके पास, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो 3 फैक्टर तो आप बड़े इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर f की वैल्यू 0 होगी तो वर्क 0 होगा, अगर d की वैल्यू 0 होगी तो वर्क 0 होगा। लाइक आप किसी दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और दीवार कहीं भी मूव नहीं कर रहे तो आपके पास वर्क की वैल्यू 0 आ गई, और अगर कोस 90 आता है तब भी आपके पास वर्क की वैल्यू मेरा बच्चे 0 आ जाएगी। उसके बाद बड़ा मज़ेदार पॉइंट है मेरा बेटा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स भी मेरा बेटा आपके पास जो वर्क की वैल्यू है वो यहाँ पे
जीरो होगी। उसके बाद अब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, तब भी वर्क की वैल्यू क्या आ रहा है जी, जीरो आ रही है, क्योंकि आपके पास सम टाइम जितनी मैग्नेटिक फोर्स है वो सम किसी जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट भी कर रही होती है। कि जैसे कि आप लोगों ने ये बात बड़े अच्छे से पढ़ी हुई है कि जब इलेक्ट्रॉन एंटर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो एक टाइम ऐसे आता है कि उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। साइक्लोट्रॉन में आपने देखा था जस्ट लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उस वक्त आपकी मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी वर्क की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा, जीरो आ गई। इसी तरह मेरा बेटा अगर हम सूरज की बात करें, सन, तो सन की ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ को घुमाने में काम करती है तो वो भी मेरा बेटा उसकी वजह से वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, और सन की वजह से भी जो वर्क होगा जमीन के ऊपर तो वो भी आपके पास मेरा बेटा क्या आएगा, जीरो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह मेरा बेटा आपने पढ़ा होगा बोहर का एटॉमिक मॉडल, और बोहर के एटॉमिक मॉडल में सेंट्रल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उन पे लगने वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्चुअली जो काम कर रही है वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स K Q1 Q2/R², तो वो भी एज ए काम कर रही है मेरा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसकी वजह से भी जो वर्क की वैल्यू है मेरा बेटा वो भी आपके पास जीरो होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स को भी हमने देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी देख लिया, और इलेक्ट्रिक फोर्स जहां भी एक्ट करी एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स तो इनकी वजह से जो वर्क की वैल्यू मेरा बेटा वो आपके पास जीरो होगी। उसके अलावा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से भी जो वर्क की वैल्यू है वो जीरो आती है इन अ क्लोज पाथ। आपने हमें ये साबित भी किया था कि क्लोज पाथ में जो वर्क की वैल्यू होती है मेरा बेटा वो आपके पास जीरो होती है। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो ये तो कुछ डिफरेंट केसेस थे हमारे पास वर्क के लिए। अब मेरा बेटा हम ग्राफ्स की बात करते हैं कि ग्राफ की मदद से अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना हो तो कुछ मशहूर ग्राफ हैं जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है मेरा बेटा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ग्राफ इस तरह भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और उसके बाद मेरा बेटा प्रेशर और जो आपके पास जो पावर और टाइम का ग्राफ है, जैसे कि आप लोग पर अच्छे से पता है कि पावर होती है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो पावर और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो आपको मेरा बेटा वर्क की वैल्यू देता है। तो हम इस तरह से प्रेशर, पावर और टाइम के ग्राफ से भी वर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह मेरा बेटा आपके पास फोर्स और डेल एल से जो कि आपके पास फार्मूला है मेरा बेटा W इज इक्वल टू 1/2F इंटू डेल एल, इसकी वजह से आप वर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह मेरा बेटा आपके पास आ जाता है प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है थर्मोडायनेमिक्स में, उसकी वजह से भी मेरा बेटा आप वर्क की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे मैं आपको एमकेट का एक क्वेश्चन की बात करता हूँ। एमकेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपके पास एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो और साथ ही अंदर एक लूप बनाई गई थी, इस तरह से एक क्लोज पाथ बनाया गया था और कुछ पॉइंट हाईलाइट किए गए थे 5 और कुछ लिखा हुआ था। तो यहाँ पे बड़ी ही मज़ेदार बात है कि जैसे ही आपके पास क्लोज पाथ आया फोर्स एंड, तो आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि क्लोज पाथ में आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी जीरो होगा। जहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की वहाँ पे दोबारा वापस आ गए तो वर्क की वैल्यू होगी जीरो। लेकिन अगर यही कंडीशन, यही सिचुएशन आपको मेरा बेटा दी जाती प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ में, तो प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ में अब आपके पास इसी क्लोज पाथ में वर्क की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बल्कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है मेरा बेटा वो आपके पास है। इन थर्मोडायनेमिक्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो बट वर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरह मेरे बेटे अब हमारे पास फोर्स करेंगे, इस तरह का ग्राफ आ जाता है कि आपके पास ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ है और आपने मेरा बेटा वर्क कैलकुलेट करना है। तो ये देख ले मेरा बेटा, ये 5 पे है तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास 1 मीटर है फोर्स, तो आपने इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो वर्क की वैल्यू है मेरा बेटा वो कैलकुलेट करनी कि टोटल कितना वर्क आता है आपके पास मेरे बेटा। तो सबसे पहले मैं वर्क कैलकुलेट करता हूँ। 5 आएगा मेरा बेटा फोर्स, तो 1 मीटर डिस्टेंस है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, प्लस उसके बाद मेरे बेटे सेकंड पे जाएं तो 2 से 3 तक, 2 से 3 तक जाते हुए फोर्स आपके पास मेरा बेटा 10 आ गई, डिस्टेंस अगेन 1 मीटर आता है तो 10 इंटू 1 आ जाएगा। उसके बाद जब डाउनवर्ड जाएंगे, देखिए ऊपर अगर आप वर्क की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, आगे आ जाएगा प्लस इंटू -10 इंटू 1। उसके बाद मेरा बेटे अगेन आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ से 5 और डिस्टेंस अगेन 4 to 5 1 मीटर आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 5 + 10 -10 + 5
+10 और -10 तो हो गया 0, तो यहाँ पे जो टोटल वर्क की वैल्यू आ गई मेरा बेटा वो आपके पास आ गई 10 जॉल। इसी तरह मेरा बेटा क्लोज पाथ भी बड़ी इजीली वर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे बेटे हम बात करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। सो मेरे बेटे अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम मेरा बेटा तीनों एनर्जी, मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल की भी बात करेंगे और इलास्टिक की भी बात करेंगे। क्योंकि मेरे बेटे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यही कि जब आप वर्क करते हो तो वो या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल आएगा या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आएगा। हाँ मेरे बेटे हम कुछ डिफरेंट केसेस की और एक दो न्यूमेरिकल साथ सॉल्व करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में एफ डी इज इक्वल 1/2 mvf² माइनस mv² आ गया। अगर आप स्टार्ट करते हो मूव करना विद इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी 0, तो आपके पास जो वर्क आ जाएगा वो सिर्फ आएगा 1/2 mv², क्योंकि वी आई की वैल्यू तो आपके पास होगी मेरा बेटे 0। और लेकिन अगर आप रुक जाते हो और उस वक्त वर्क की वैल्यू क्या होगी फिर -1/2। रुकने की वजह से अब वी जब 0 होगा तो मेरा बेटा जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो ये -vi² की इक्वल आएगा, तो आपके पास वर्क की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मेरा बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो मेरे बेटे सबसे पहले तो फोर्स किसकी इक्वल होती है ma के, तो मैंने ma लिख दिया, d इज इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 mv² आ गया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे तो m की वैल्यू m के साथ हो जाएगी मेरे बेटे कैंसिल। d कैलकुलेट करना है तो d आ जाएगा v²/2a के। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब दैट इज फाइनल वेलोसिटी मेरा बेटा आपके पास हो जाएगी 0। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, अगर आपने दो स्पीडों के दरमियान कंपैरिजन करना हो, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ से सबसे पहले तो मैं d2 को अगर अलग करता हूँ, d2 मुझे कैलकुलेट करना है तो ये आएगा v2/v1 इन दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय d1। अब मैं आपको थोड़ी सी आसान सी सिचुएशन बता देता हूँ कि सपोज अगर इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 30 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 30 मीटर पर सेकंड है और d1 आपके पास 50 मीटर है, और जो v2 वेलोसिटी है वो आपके पास 60 मीटर पर सेकंड है, तो d2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब वेलोसिटी को अगर डबल कर दिया जाए तो आपके पास अभी मेरा बेटा हमने फार्मूला लिखा कि d2 विल बी इक्वल टू v2 का स्क्वायर या v1 का होल स्क्वायर ले लें मल्टीप्लाई बाय d1। यहाँ पे मेरे बेटे आपके पास 60 आ रहा है डिवाइडेड बाय 30 आ रहा है, 60 डिवाइडेड बाय 30 इंटू d1 आपके पास 50 है। इसको आप मेरा बेटा अगर सॉल्व कर दें तो आंसर आपके पास 100 मीटर आ जाएगा, d2 100 मीटर आ गया। एक चीज़ देखिए, d1 50 मीटर था, d2 आपके पास 100 मीटर आ गया। इसके लिए आप आसान से ट्रिक ये भी लिख सकते हैं, d2 इज इक्वल टू n स्क्वेयर इंटू d1 या d2 इज इक्वल टू n स्क्वेयर इंटू d1। अब मेरे बच्चे यहाँ अंदर गौर करें कि अगर आपके पास वेलोसिटी डबल होती है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास मेरा बेटा डबल हो जाएगी। तब क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जब आपके पास मेरा बेटा वेलोसिटी की वैल्यू डबल हो रही हो। ये था मेरा बेटा आपके पास मैकेनिकल वर्क और पोटेंशियल में एनर्जी में जो हाइट में चेंज की वजह से, उसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, h1 माइनस h2। और जब भी आपने हाइट कैलकुलेट करनी है वो मेरा बेटा आपने ग्राउंड से कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिकल वर्क दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल वर्क आपके पास आ जाएगा। अब मेरे बेटे अगर आप इलास्टिक की बात करते हैं और जो स्पीडिंग अब कंपैरिजन ऑफ वर्क, अगर आपने दो वर्क के दरमियान स्पीड का कंपैरिजन करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले मेरा बेटा मैं सॉल्व करता हूँ और उसके बाद मेरे बच्चे मैं आपको एक्सटेंशन के बारे में बताता हूँ। सपोज ये कह लो कि अगर एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 0 से 10 तक ले जाने में उसका वर्क 1 किया गया, 0 से 10 मीटर पर सेकंड तक ले जाने पे वर्क 1 किया गया। उसके बाद मेरा बेटा 10 से 20 मीटर पर सेकंड तक ले जाने में जिसके ऊपर वर्क 2 कैलकुलेट किया गया। तो दोनों के वर्क के दरमियान कंपैरिजन कर दें तो मैंने लिखा हुआ W2/W1 इज इक्वल टू 1/2। अब मेरे बेटे 1/2, सबसे पहले तो ये चीज़ देख ली, मैं इसको आसानी के लिए इन दोनों को तो क्या कर देते हैं मेरा बेटा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा v2 का स्क्वायर। v2 मेरे बच्चे अगर देखें W2 में तो वो 20 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। v1 आपके पास यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे इसका 10 का स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय v2 अगेन m1 में देखें तो v2 आपके पास 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 0 का
स्क्वायर। 20 का स्क्वायर मेरा बेटा आपके पास क्या आएगा 400। 400 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपके पास 300। 300 डिवाइडेड बाई 100 तो आंसर आपके पास आ रहा है 3। W2 ओवर W1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ W1, कि आपको W2 के मुकाबले में 3 टाइम वर्क करना पड़ेगा उसके बराबर आने में। तो ये तो मेरा बेटा आपके पास स्पीडिंग। अब अगर आप कंपैरिजन करते हो दो स्पीड जब इंक्रीज कर रही है दो वर्क के दरमियान। अब मेरा बेटा अगर एक्सटेंशन की बात करें तो वर्क एक्सटेंशन के लिहाज से क्या होगा, इसकी ज़रा मेरा बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक्सटेंशन सेम है, जिसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो W1 और W2 की जो वैल्यू है अगर उसको आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 1/2 के x1 का स्क्वायर या K1, एक्सटेंशन सेम होगी तो मेरा बेटे मैं एक्स स्क्वायर ही लिखूंगा और यहाँ पे मेरा बेटा मैं K1 लिख लेता हूँ। अगर स्प्रिंग डिफरेंट है तो W12 की जगह तो आ जाएगा K2 और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये तब है जब आपके पास स्प्रिंग डिफरेंट है लेकिन एक्सटेंशन की जो वैल्यू है वो सेम है, एक्स की वैल्यू सेम है। उसके बाद मेरे बेटे अगर इनके दरमियान आप कंपैरिजन करते हो W2 ओवर W1 का तो 1/2 और 1/2 से भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ आएगा आपके पास K2 और नीचे आ जाएगा आपके पास K1। उसके बाद मेरे बेटे अगर आपके पास एक्सटेंशन सेम नहीं होती और आपके पास जो स्प्रिंग की वैल्यू है वो सेम है तो फिर आपके पास जो वर्क की वैल्यू है उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन कैसे किया जाएगा। अगेन आप क्या लिखेंगे 1/2, अब लिखेंगे KX2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यहाँ पे आ जाएगा KX1 का स्क्वायर। तो अब मेरे बेटे आपके पास 1/2 के कैंसिल हो जाएंगे। अब जो वर्क का कंपैरिजन होगा वो एक्सटेंशन के साथ होगा, x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात यहाँ से ये ज़हन में आती है कि भाईजान अगर आपके पास एक्सटेंशन की वैल्यू सेम है तो K1, K2 और K1 के कंपैरिजन से आप इजीली वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मेरा बेटा आपके पास एक्सटेंशन सेम नहीं है तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट एक्सटेंशन ही आएगी और K की वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ तक तो मेरे बेटे हम लोगों ने वर्क को देख लिया, वर्क किसे कहते हैं। उसके बाद मेरे बेटे वर्क की नेचर क्या है, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। उसके बाद मेरे बेटे हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात की, उसके ग्राफ्स की बात की, जीरो वर्क केसेस की बात की, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात की। तो चैप्टर 4 से रेलिवेंट जितना वर्क से मटेरियल था वो मेरा बेटा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। मेरी कोशिश होगी कि इससे रेलिवेंट मजीद कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ शेयर करूं। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अहमद नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन सेशन तो 0331961158 पे कांटेक्ट करें, अपने रजिस्ट्रेशन कंफर्म कराएं और अपनी तैयारी पे फोकस करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।